हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे रेशियो एनालिसिस के बारे में, जो कि एक बैंकर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो लोन की सीट को अटेंड करता हो या ना करता हो, पर एक बैंकर होने के नाते उसको कुछ जो इम्पोर्टेंट रेशियो हैं उनके बारे में पता होना अनिवार्य है। देखते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं और इनका क्या इम्पोर्टेंस है रूटीन डेली कामकाज में। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट रेशियो, कुछ इम्पॉर्टेंट रेशियो जो इस प्रकार हैं। लिक्विडिटी रेशियो, यानी जो लिक्विडिटी रेशियो, लिवरेज रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, रिटर्न रेशियो, यानी हम कह सकते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेशियो हैं वो ये चार रेशियो हैं: लिक्विडिटी रेशियो, लिवरेज रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो और रिटर्न रेशियो। आइए सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी रेशियो कि लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब ये होता है कि जो फर्म है, कंपनी है, उसमें कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो किस लेवल पर है, यानी कि किसी भी कंपनी या किसी भी फर्म में कैश किस मात्रा में है, मतलब लिक्विडिटी किस मात्रा में है, कैश की अवेलेबिलिटी किस मात्रा में है। तो इस जो हमारा लिक्विडिटी रेशियो होता है, इसके भी दो पार्ट हैं। इसमें भी दो प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेशियो होते हैं। पहला होता है करंट रेशियो और दूसरा होता है क्विक रेशियो। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि जो लिक्विडिटी रेशियो है, इसके दो जो मेन रेशियो होते हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि करंट रेशियो क्या होता है। Liquidity ratio is the form of cash or which through the business is running for routine daily usage. That means how much cash or bank balance with the firm. Liquidity ratio का मतलब होता है कि liquidity is the form of cash, यानी कैश के रूप में, कैश के फॉर्म में लिक्विडिटी किसी फर्म में क्या है, मतलब कितना कैश अवेलेबल है। और विच थ्रू द बिजनेस इज रनिंग फॉर रूटीन डेली यूजेज, यानी जो डेली यूजेज के काम में कितना कैश आता है, यानी कितना कैश अवेलेबल है जिससे हम डेली के जो यूज हैं, डेली जो जिस मात्रा में कैश की ज़रूरत होती है उसको हम यूज करते हैं। यानी कहने का मतलब सिंपल सा दोस्तों ये हो गया कि लिक्विडिटी रेशियो में हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं या इतना पढ़ेंगे कि किसी भी फर्म में कैश की क्या मात्रा है, यानी कैश किस मात्रा में, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ कैश किसी फर्म के अंतर्गत क्या है। हाउ मच कैश और बैंक बैलेंस विद द फर्म, यानी बैंक के साथ में, मतलब किसी भी फर्म का बैंक के साथ में या उसके पास कैश की अवेलेबिलिटी क्या है, जो कि आए दिन रोज़मर्रा की ज़रूरतों को कैश के माध्यम से पूरा किया जाता है। लिक्विडिटी रेशियो देयरफॉर indicate and relationship between the current asset and current liability of an enterprise or firm. Thus we can say that liquidity ratio जो होता है वो इंडिकेट करता है किस चीज़ के लिए, रिलेशनशिप के लिए। मतलब लिक्विडिटी रेशियो रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। रिलेशनशिप किसके बीच में? करंट रेशियो, करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी के बीच में, यानी करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करता है। यानी इससे हमको पता चलता है कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का क्या रेशियो है और एक किस मात्रा में किसी भी फर्म या एंटरप्राइज में अवेलेबल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दीज रेशियो कैरी ग्रेट इंपॉर्टेंट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनालिसिस। ये बहुत ही ग्रेट कंसर्न है कि इसके बारे में हम एनालिसिस किस प्रकार करेंगे।
Specifically in the context of the examination of a proposal for providing working capital credit requirement short term need for business purpose for instance, यानी ये उस समय करंट जो रेशियो है, यानी जो हमारे लिक्विडिटी रेशियो हैं, लिक्विडिटी रेशियो में दो प्रकार के रेशियो थे। पहला रेशियो क्या था, करंट रेशियो, और सेकंड रेशियो था हमारा क्विक रेशियो। तो इन हम बैंकिंग में कब इनका एनालिसिस करते हैं, जब हमें शॉर्ट टर्म नीड फॉर बिजनेस पर्पज़ के लिए हमें लोन देना होता है। यानी हम कह सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल के लिए जो लोन देना होता है, तो उस समय हमें करंट रेशियो की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कोई फर्म के पास क्या करंट एसेट्स हैं, क्या करंट लायबिलिटी है, और एक्चुअल में उसको कितनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। यानी वर्किंग कैपिटल का मतलब हुआ कि जो मनी है वो किस तरह और कितनी मात्रा में किसी फर्म में अवेलेबल है, और उसका एक क्या साइकिल है। ठीक है, जिसको हम वन ऑपरेटिंग साइकिल भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे सबसे पहले हमारे पास कैश होगा, तभी हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे। जब रॉ मटेरियल खरीदेंगे तब हम उसको वर्क इन प्रोग्रेस में लेके आएंगे। वर्क इन प्रोग्रेस के बाद में जब गुड्स हमारा फिनिश होगा, फिनिश होने के बाद में हम उसको मार्केट में लाएंगे। मार्केट में लाएंगे तो हो सकता है हमको उधार भी देना हो और नगद भी देना हो। अगर उधार देंगे तब हमें क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल मिलेंगे, और वो उसका भी टाइम होगा कि 60 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जो भी एप्लीकेबल होगा। फिर हमको वो पैसा मिलेगा, फिर उस पैसे से हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे। यानी कि कैश जो हमारे पास था, जो फर्म के पास कैश था, उस कैश से उसने रॉ मटेरियल खरीदा, उसका गुड्स बनाया, गुड्स बना करके मार्केट में बेचा और फंड प्राप्त किया। तो ये पूरा क्या हुआ, एक वन ऑपरेटिंग साइकिल हुआ। इस ऑपरेटिंग साइकिल में कितनी पूंजी, कितनी कैपिटल की ज़रूरत पड़ी, कितनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ी। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि जो एक बिजनेस, जो एक साइकिल है, जो एक ऑपरेटिंग साइकिल है, उसमें कितनी मात्रा में पैसे की ज़रूरत है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, इसका एक देख लेते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है। ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल, ये बोथ आर सेम। देखिए, सबसे पहले कैश था, उसके बाद में रॉ मटेरियल खरीदा कैश से। रॉ मटेरियल खरीदने के बाद में उसे वर्क इन प्रोग्रेस में डाला, यानी उसको बनाया। उसके बाद में जब वो बनकर के तैयार हुआ फिनिश गुड्स के रूप में, यानी वो फिनिश गुड्स के रूप में तैयार हुआ, उसके बाद में उसको मार्केट में उतारा और मार्केट में बेचा। तो हमें कुछ सन्ड्री डेब्टर्स, यानी कुछ माल को हमें नगद भी बेचा और कुछ हमको उधार भी बेचना पड़ा। जो उधार माल हमने बेचा वो सन्ड्री डेब्टर्स के रूप में जाना जाता है। सन्ड्री डेब्टर्स को दिया, फिर रिसीवेबल हुआ, और उसके बाद में मुझे कैश मिला। उसके बाद में फिर से रॉ मटेरियल खरीदा। ये पूरा का पूरा एक क्या बन गया, ऑपरेटिंग साइकिल बन गया। और इस ऑपरेटिंग साइकिल में कितनी कैपिटल की ज़रूरत पड़ी, कितनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ी, तो वो ही क्या कहलाती है, ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। इस ऑपरेटिंग साइकिल में जितनी कैपिटल की हमको ज़रूरत पड़ी वो वर्किंग कैपिटल कहलाती है। आगे देख लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट एंड अ बैंकर नीड टू एग्जामिन वेदर द लोन इज लाइकली टू बी रिपेड ऑन डिमांड। कहने का मतलब यह है कि ये जो वर्किंग कैपिटल होती है, ये हम शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं। मतलब जो भी बैंक्स होती हैं, वो बैंकें क्या करती हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट के लिए ये बैंक लोन प्रोवाइड कराती हैं एज अ वर्किंग कैपिटल के रूप में। क्योंकि वर्किंग कैपिटल मोस्टली 1 साल के लिए इसको सेंक्शन किया जाता है, और 1 साल के लिए ही वर्किंग कैपिटल दी जाती है। और वो एनुअल बेसिस पे क्या होता है, टाइम टू मतलब हर साल उनको रिन्यूअल किया जाता है। यानी हर साल वो एक साल के लिए टेन्योर जो होता है आगे रिन्यूअल होता रहता है।
जबकि लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, टर्म लोन होता है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी के लिए सपोज दैट हमने 5 ईयर्स के लिए दे दिया आप या 7 ईयर्स के लिए दे दिया, तो वो हमारा हो जाएगा लॉन्ग टर्म। यानी लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग होती हैं वो कैपिटल वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत नहीं आती हैं। वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म क्रेडिट आता है। यानी वर्किंग कैपिटल का मतलब ही हुआ कि शॉर्ट टर्म कैश की, शॉर्ट टर्म फंड की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए इसको लिया जाता है। This is possible only if the current assets are liquid enough and whether the proceeds of a current asset are adequate to repay the dues of the bank on demand। और ये जो हम करंट रेशियो है, मतलब करंट रेशियो हो गया या क्विक रेशियो हो गया, इससे हमको ये पता चलता है कि कोई भी फर्म वो किस मात्रा में, मतलब कितनी मात्रा में उसके पास फंड है जिससे कि वो उसने जो लोन लिए हैं उनको वो पेमेंट कर पाएगी। यानी उसके पास एडिक्वेट फंड है या नहीं है। अगर उसके पास एडिक्वेट फंड है यानी सफिशिएंट फंड है, वो हमें करंट रेशियो या क्विक रेशियो से पता चलेगा। अगर उसके पास सफिशिएंट फंड है तो उस सफिशिएंट फंड से वो कितनी मात्रा तक यानी कितनी अमाउंट तक वो रीपे इजीली कर सकता है या कर सकती है। करंट रेशियो इट इंडिकेट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑफ अ फर्म। मतलब जो करंट रेशियो होता है, करंट रेशियो क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑफ द फर्म, ये फर्म की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को इंडिकेट करता है। इज वाइडली यूज्ड बाय क्रेडिट एनालिसिस। और ये जब वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट किया जाता है तब इस करंट रेशियो को देखा जाता है। यानी करंट रेशियो का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि इट इंडिकेट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑफ अ फर्म एंड इज वाइडली यूज्ड बाय क्रेडिट एनालिसिस। मतलब करंट रेशियो हमको क्या इंडिकेट करता है, ये फर्म की लिक्विडिटी इंडिकेट करता है कि फर्म में कितना पैसा है और वो किस तरह से काम कर रहा है। इसका करंट रेशियो का जो फार्मूला है वो क्या है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट रेशियो का जो फार्मूला है वो क्या है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट कौन सी एसेट होती हैं, वे एसेट होती हैं जो एक साल के अंदर यानी विद इन 1 ईयर क्या होती हैं, कैश में कन्वर्ट हो जाएं। करंट एसेट वे एसेट होती हैं जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए, जो ईजिली कन्वर्ट हो जाए। करंट लाइबिलिटी वे लाइबिलिटी होती हैं जो विद इन 1 ईयर हमको पेमेंट करनी हो। यानी किसी भी फर्म या कंपनी को विद इन 1 ईयर जिन लाइबिलिटियों को पे करना होता है वो करंट लाइबिलिटी जाती हैं। यानी करंट रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, करंट एसेट जितनी भी करंट एसेट है जो जो हमको एक साल के अंदर मिलनी है, जिनको ईजिली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, और जो हमें एक साल के अंदर यानी विद इन 1 ईयर हमको पेमेंट करना है, यानी फर्म को पेमेंट करना है, और कितना उसको एक साल के अंदर मिलने वाला है पैसा, कितना फर्म को देने वाला है और कितना मिलने वाला है। यानी जो फर्म को मिलने वाला है वो करंट एसेट हो गई जो विद इन ईयर, और जो विद इन ईयर देने वाला है वो करंट लाइबिलिटी हो गई। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, करंट लाइबिलिटी में जैसे बैंक वर्किंग कैपिटल लिमिट, अगर बैंक से किसी भी फर्म ने जो वर्किंग कैपिटल ले रखी है वो करंट लाइबिलिटी में आएगी। जैसे CC/OD, बिल्स, एक्सपोर्ट क्रेडिट, सन्ड्री ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, शॉर्ट ड्यूरेशन लोन और डिपॉजिट एक्सपेंसेस पेएबल एंड प्रोविजन अगेंस्ट द वेरियस आइटम। यानी वेरियस प्रोविजंस जो शॉर्ट टर्म के लिए कर रखी हैं वो करंट लाइबिलिटी के तहत आएंगी। करंट लाइबिलिटी के तहत क्या आएगा, जैसे वर्किंग कैपिटल हो गई, या कोई FD वगैरह बनवा रखी है, या कोई CC/DOD या बिल्स या एक्सपोर्ट क्रेडिट कोई ले रखा है, या सन्ड्री ट्रेडर्स हैं, सन्ड्री ट्रेड क्रेडिटर्स हैं जो विद इन 180 डेज में पेएबल हैं,
जिनको पेमेंट करना है, या जो कोई भी बिल्स पेएबल है, या शॉर्ट ड्यूरेशन लोन है जो हमने कम समय के लिए, यानी जिन लोनों का हमको पेमेंट विद इन 1 ईयर में करना है, यानी ऐसा कोई भी शॉर्ट ड्यूरेशन का लोन जो हमको विद इन 1 ईयर पेमेंट करना है, वो करंट लायबिलिटी में आएगा। करंट एसेट में क्या आएगा? करंट एसेट में कैश, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल, क्योटेड गवर्नमेंट और अदर सिक्योरिटीज, यानी इसमें कैश, बैंक बैलेंस और मार्केटेबल, क्योटेड यानी कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बिल रिसीवेबल जो हमको बिल मिलने वाला है, जो पैसा हमको मिलने वाला है, जो हमने उधार बेचा हुआ था वो जो हमें मिलने वाला है वो आ जाएगा। बुक डेब्ट्स, सन्ड्री डेब्टर्स अप टू 90 डेज फॉर एमएसएमई केस, यानी ये जो सन्ड्री डेब्टर्स हैं वो 90 डेज तक इसके अंतर्गत आएंगे, लेकिन अगर वो एमएसएमई से रिलेटेड है तो 180 डेज तक आएंगे। स्टॉक एंड इन्वेंट्री, स्टोर्स, स्पेयर्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, लोन एंड एडवांस रिकवरेबल विद इन 12 मंथ, यानी इसमें क्या आएगा? पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो हमने एडवांस में टैक्स का पेमेंट कर दिया है, या कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस कर चुके हैं, या लोन एंड एडवांसेस जो हमें विद इन 1 ईयर मिलने वाले हैं, मतलब जो हमने लोन एंड एडवांस दिए थे उनकी रिकवरी विद इन 1 ईयर आने वाली है, वो किस में आएंगे? करंट एसेट में। यानी करंट रेशियो निकालने का जो मेन पर्पज है वो ये है कि मतलब किसी भी फर्म में कि क्या कैपेबिलिटी है कि वो कितने तक पैसे को रिपेमेंट कर सकता है। सेकंड वन, क्यूक रेशियो, इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। क्यूक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, ये क्या होता है? इट इंडिकेट लिक्विडिटी ऑफ अ फर्म, ये भी इंडिकेट करता है किसको? लिक्विडिटी को करता है, किसकी? फर्म की, यानी किसी फर्म कंपनी की लिक्विडिटी को करता है इन वेरी शॉर्ट पीरियड, यानी ये बहुत ही कम समय के लिए, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए फर्म में क्या लिक्विडिटी की स्टेटस है, क्या सिचुएशन है, यानी फर्म की जो शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी की सिचुएशन है उसको इंडिकेट करता है। इन अदर वर्ड, अगर हम अन्य शब्दों में बात करें तो वी कैन एक्सप्लेन इट एज द मोस्ट लिक्विडेट कंपोनेंट ऑफ द करंट एसेट, मतलब अगर हम अदर शब्दों में बात करें तो ये क्या होता है? बहुत ही हाईली लिक्विड कंपोनेंट होता है, ये करंट एसेट का बहुत ही हाईली लिक्विडेट कंपोनेंट होता है, जो इमीडिएट कैश में या बैंक बैलेंस के रूप में इमीडिएट जब चाहो तब उसको कन्वर्ट किया जा सके। ऑन डिमांड इन इमरजेंसी सिचुएशन, यानी जब कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो उस समय इमीडिएट वो कैसे के रूप में यूज की जा सके। इसको निकालने का दोस्तों फार्मूला क्या है? वो ये है क्यूक रेशियो, इसमें करंट एसेट में से हम इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे और करंट लायबिलिटी को डिवाइड कर देंगे, करंट लायबिलिटी से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, यानी करंट रेशियो और क्यूक रेशियो ये इनमें बहुत छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? उसमें हम क्या करते थे? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी करते थे, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी करते थे उसमें, और इसमें हम क्या करेंगे? ये देखिए करंट रेशियो का फार्मूला क्या था? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, जबकि अगर हम क्यूक या एसेट टेस्ट रेशियो की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हम करंट एसेट में से इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे, करंट एसेट में क्या करेंगे? इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे और लायबिलिटीज से डिवाइड कर देंगे। क्यूक रेशियो करंट, इसको क्या करेंगे? करंट एसेट में से करंट इन्वेंट्रीज को मतलब माइनस कर देंगे और करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देंगे। हाँ, और अगर इसको और कंजर्वेटिव तरीके से करना है तो जो बैंक बारोइंग्स है उनको भी करंट लायबिलिटी में से माइनस कर देंगे। ठीक है, करंट, आई थिंक दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि क्यूक रेशियो क्या होता है। क्यूक रेशियो में हम क्या करते हैं? करंट एसेट है, करंट एसेट में से इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे और करंट लायबिलिटी को से डिवाइड कर देंगे। करंट लायबिलिटी से हम डिवाइड कर देंगे, करंट एसेट में से करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस करने के बाद में जो आएगा उसको हम करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देंगे। और अगर ज़्यादा हमें कंजर्वेटिव तरीके से इसको कैलकुलेट करना है
तो हम क्या करेंगे, करंट एसेट में से करंट इन्वेंट्रीज को तो हम माइनस करेंगे ही करेंगे, और उसके बाद में जो आएगा उसको करंट लायबिलिटी में से बैंक बारोइंग्स को माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों लिवरेज रेशियो। लिवरेज रेशियो को हम गियरिंग रेशियो भी कहते हैं या हम कैपिटलाइजेशन रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, यानी लिवरेज रेशियो को हम गियरिंग रेशियो या कैपिटलाइजेशन रेशियो कहते हैं, जो हमारा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेशियो है। फर्स्ट रेशियो दोस्तों क्या था, फर्स्ट रेशियो था लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा है हमारा लिवरेज रेशियो। ठीक है, लिवरेज रेशियो में दो आते हैं, डेट इक्विटी रेशियो और TOLANV रेशियो, यानी टोटल आउटसाइड लायबिलिटी रेशियो या एडजस्टेड नेट वर्थ रेशियो। ठीक है, आइए देख लेते हैं लिवरेज रेशियो को और किस किस नाम से जाना जाता है। लिवरेज रेशियो को 3 अन्य नामों से जाना जाता है, वो क्या है आइए हम देखते हैं। लिवरेज और गियरिंग और कैपिटलाइजेशन रेशियो, ये तीनों एक ही नाम है। इसकी क्या जरूरत पड़ती है, द रेशियो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द पोजीशन ऑफ आउंड फंड्स कंपेयर टू लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। कहने का मतलब है कि इसके तहत जो रेशियो का कैलकुलेशन किया जाता है वो हमको क्या बताता है, वो बताता है कि द रेशियो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, वो उस इंफॉर्मेशन को देता है ऑन द पोजीशन ऑफ आउन फंड, कि किसी फर्म किसी संस्था के अपने फंड क्या है, टू लॉन्ग टर्म डेट्स, जो उसने लॉन्ग टर्म डेट्स ले रखे हैं उसके कंपैरिजन में फर्म के अपने फंड क्या है। या हम कह सकते हैं आउटसाइड लायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज एंड देयरफॉर टर्म एज ए कैपिटलाइजेशन रेशियो। या हम कह सकते हैं कि जो आउटसाइड लायबिलिटी है किसी भी एंटरप्राइज की, ठीक है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। डेट इक्विटी रेशियो, इट इंडिकेट रिलेशन बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट्स एंड ऑनर इक्विटी। ये क्या करता है कि एक किसी भी फर्म की लॉन्ग टर्म डेट्स को बताता है। डेट इक्विटी रेशियो क्या बताता है, ये किसी फर्म के लॉन्ग टर्म डेट्स और जो इक्विटी शेयर हैं, जो ऑनर्स के फंड है, यानी जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी है, शेयर होल्डर्स की कैपिटल है, उसके बीच में रिलेशन स्थापित करता है और ये बताता है कि किस फर्म जो है वो अपने डेब्ट्स जो उसने लॉन्ग टर्म डेब्ट्स ले रखे हैं उनको ये प्रॉपरली अच्छे तरह से पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी फर्म ने जो लोन ले रखे हैं, जो लॉन्ग टर्म लोन ले रखे हैं, उसकी तुलना में ऑनर की जो कैपिटल है, यानी शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल है, जो नेटवर्थ है, वो सफिशेंट है या नहीं है उसको रीपेमेंट करने के लिए। इसका फार्मूला क्या होता है, इसको कई किसके फार्मूले होते हैं अलग अलग, जैसे कि डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट्स डिवाइड बाय टेंजिबल एसेट, यानी लॉन्ग टर्म जो डेब्ट्स हैं माने जो लॉन्ग टर्म हमने बारोइंग कर रखी है किसी फर्म ने, उसको अगर टेंजिबल एसेट से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो आ जाएगा। सेकेंड, इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट्स प्लस शॉर्ट टर्म डेब्ट्स टोटल डिवाइड बाय टोटल शेयर होल्डर कैपिटल, यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेब्ट को हम ऐड कर लेंगे, यानी टोटल जो लायबिलिटी है, यानी टोटल डेब्ट्स है, टोटल डेब्ट्स को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल शेयर कैपिटल से, यानी टोटल शेयर होल्डर कैपिटल से हमारा निकल के आ जाएगा डेट इक्विटी रेशियो। और इसको सिंपल हमारा एक दूसरा भी हम है फार्मूला, वो ये है कि डेट टू इक्विटी रेशियो, इसको निकालने के लिए टोटल लायबिलिटी को टोटल शेयर इक्विटी को
से डिवाइड कर देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा डेट टू इक्विटी रेशियो। यानी टोटल लायबिलिटी में क्या आ जाएगा, टोटल लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बारोइंग जो कर रखी है किसी भी फर्म ने, मतलब अगर किसी भी फर्म का अगर हमें डेट इक्विटी रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल लायबिलिटी, यानी टोटल लायबिलिटी में हम क्या क्या ऐड करेंगे, लॉन्ग टर्म डेट्स एंड शॉर्ट टर्म डेट्स, और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल शेयर होल्डर इक्विटी से। सेकेंड वन है दोस्तों TOL एंड ANV रेशियो, यानी टोटल आउटसाइड लायबिलिटी रेशियो, या हम कह सकते हैं एडजस्टेड नेट वर्थ रेशियो। ये क्या करता है, ये क्यों कैलकुलेट किया जाता है, और ये हमको क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन टोटल डेट्स एंड ऑनर्स इक्विटी इन द एंटरप्राइज। ये बताता है, इस रेशियो से हमको ये पता चलता है कि इसमें ऑनर की कैपिटल क्या है, इस फर्म में ऑनर की कैपिटल कितनी लगी है, और उसने बाहर से लोन कितना ले रखा है। इसका निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लायबिलिटी। इसमें लॉन्ग टर्म डेट्स को और कोई भी करंट लायबिलिटी है उसको हम ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे टेंजिबल नेट वर्थ माइनस इनटेंजिबल इन सिस्टर कंसर्न। कहने का मतलब है कि जो टोटल आउटसाइड लायबिलिटी है, यानी हम कह सकते हैं एडजस्टेड नेट वर्थ रेशियो जो है, इसमें इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म डेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को ऐड कर लेंगे, यानी लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर रखी है फर्म ने, उसमें उसकी करंट लायबिलिटी को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नेट टेंजिबल नेट वर्थ। अगर कोई इन्वेस्टमेंट है इन सिस्टर कंसर्न में तो उस सिस्टर कंसर्न का वो माइनस कर देंगे। आगे आते हैं, देखते हैं सोल्वेंसी और कवरेज रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो क्या होता है, एक सोल्वेंसी रेशियो का मतलब है कि किसी भी फर्म की रीपेइंग कैपेबिलिटी क्या है, मतलब ऐसा तो नहीं है कल को वो इंसॉल्वेंस हो जाए, ठीक है, यानी उसकी रीपेइंग कैपेबिलिटी क्या है, किसी फर्म की रीपेमेंट कैपेबिलिटी क्या है, वो हमको सोल्वेंसी कवरेज रेशियो से पता चलती है। यानी इसको हम सोल्वेंसी या कवरेज रेशियो भी कहते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि किसी फर्म की रीपेइंग कैपेबिलिटी क्या है, यानी ऐसा तो नहीं है कि वो जल्द में इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है। अगर कोई कंपनी कहती है कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन उसको जब तक इंसॉल्वेंट नहीं माना जाएगा जब तक कि कोर्ट उसको आदेश, कोर्ट ये आर्डर ना दे दे, यानी कोर्ट उसको डिक्लेयर ना कर दे, ठीक है। आइए देख लेते हैं कि सोल्वेंसी एंड कवरेज रेशियो क्या होते हैं। दीज रेशियो इंडिकेट्स द कैपेबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइजेस टू सर्व द ऑब्लिगेशन ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल लोन अमाउंट। कहने का मतलब है कि इस रेशियो के माध्यम से, सोल्वेंसी रेशियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी इंटरप्राइज या कोई भी फर्म है तो उसकी क्या कैपेबिलिटी है, वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को वापस करने में सक्षम है या नहीं है। सोल्वेंसी रेशियो में या कवरेज रेशियो में हम क्या करते हैं, क्या जानने की कोशिश करते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो इंटरेस्ट है और जो इंस्टॉलमेंट है, प्रिंसिपल लोन, मतलब जो भी लोन लिया है फर्म ने, या हम जो भी फर्म का असेसमेंट कर रहे हैं लोन के देने के लिए, तो वो उस लोन को वो प्रिंसिपल और उसकी जो इंटरेस्ट है, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देने में सक्षम है या नहीं है, यानी हम रीपेइंग कैपेबिलिटी इसकी रेशियो से हमको पता चलती है। देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरी ऑफ द कवरेज रेशियो। इसमें टू ब्रॉड कैटेगरी है कवरेज रेशियो में। पहला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इट इंडिकेट द लेवरेज इंजॉयड बाय द एंटरप्राइजेज इन पेइंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑब्लाइगेशंस। यानी कहने का मतलब है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमको ये बताता है कि
वो फर्म इंटरेस्ट पे करने में सक्षम है या नहीं है, यानी उसके पास इतनी इक्विटी है, उसके पास इतना फंड है जिससे कि वो इंटरेस्ट को पेमेंट कर सकती है। इसको निकालने का फार्मूला क्या है, यानी आईसीआर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसको निकालने का फार्मूला है वो ये है कि पैट यानी पीबीटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट। यानी इसको में क्या करेंगे, पैट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट, पैट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे इंटरेस्ट से, ठीक है। पीबीटी, पैट नहीं सॉरी दोस्तों, पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट को अगर हम इंटरेस्ट से डिवाइड कर देंगे तो निकल करके आ जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और अगर यही हम बात करें पैट की, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट, तो हमारा वो डीएससीआर निकल के आ जाएगा। यानी आई थिंक दोस्तों समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो होता है ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है कि द लेवरेज इंजॉयड द एंटरप्राइज इन पेइंग द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस, यानी कि जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है उससे हमको ये पता चलता है कि कोई भी फर्म ब्याज जो इंटरेस्ट बैंक में लग रहा है, जो उसके डेब्ट्स पे लग रहा है, जो उसने लोन लिया है उस पर लग रहा है, तो उसको रिपेमेंट करने में सक्षम है या नहीं है। इसको निकालने का फार्मूला क्या है, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाय इंटरेस्ट, ठीक है। और थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा डिटेल इसको, मतलब इसका मोटो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। कैपेबिलिटी ऑफ रिपेइंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इस रेशियो से हमको क्या पता चलता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से हमको क्या पता चलता है, कैपेबिलिटी ऑफ रिपेइंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट पेमेंट करने की रिपेमेंट कैपेबिलिटी। और इसमें हम ये देखते हैं कि हाउ मनी टाइम अ कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कवर इट्स इंटरेस्ट, मतलब इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितने टाइम इंटरेस्ट को कवर कर रहा है, ठीक है। बैंक एनालिसिस प्रिफेयर आईसीआर मोर देन 3, बैंक उसी को लोन देने में इच्छुक होती है, यानी उसी को लोन देने के लिए प्रिफेयर करती है जिनका आईसीआर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से ज़्यादा आ रहा हो, लेकिन फिर भी इसको कम 2 से और 3 के बीच में भी कंसीडर किया जाता है। ये जितना ज़्यादा होता है उतना ये अच्छा होता है। आईसीआर यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में बी कंसिडर्ड फॉर स्टेबल कैश फ्लो ऑफ कंपनीज सच एज पावर एटसेट्रा। आइए दोस्तों देख लेते हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है डीएससीआर। ये हम टर्म लोन देने के लिए किसी संस्था, किसी फर्म, किसी कंपनी को जब हम टर्म लोन देते हैं उस कंडीशन में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है, पैट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। इसमें हम 3 चीज़ों को करते हैं, नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या हम कह सकते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट, बोथ आर सेम, प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। और जो टर्म लोन पर इंटरेस्ट बन रहा है वो उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन को प्लस इंटरेस्ट ऑफ टर्म लोन को, तभी हमारा निकल कर क्या आ जाएगा, डीएससीआर निकल के आ जाएगा। अगर हम ये आईसीआर की बात करें तो आईसीआर में क्या होता था, हम कह सकते हैं आईसीआर में क्या होता था, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, जबकि इसमें इंस्टॉलमेंट ऐड हो जाता है और इसमें नेट प्रॉफिट को लिया जाता है। डीएससीआर में क्या करते हैं, हम नेट प्रॉफिट को लेते हैं, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को लेते हैं, जो हमारा आईसीआर में भी लेते थे प्रॉफिट, लेकिन इसमें ग्रॉस प्रॉफिट हम कह सकते हैं, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट को लेते थे प्लस डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट डिवाइड बाय इंटरेस्ट। और इसमें क्या होता है, सिंपल सा है, इसमें नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन इसको डिवाइड कर देंगे इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन एंड इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन से।
नोट मेजर ऑफ द कंपनीज कैश फ्लो टू मीट इट इज डेप्ट ऑब्लाइगेशंस डेप्ट्स, यानी जो फर्म ने डेप्ट्स ले रखे हैं या जिसके लिए उसने अप्लाई किया है तो वो पेमेंट करने में सक्षम है या नहीं है, वो इससे उसकी सोल्वेंसी स्टेटस का पता चलता है। रिटर्न रेशियो दोस्तों क्या होता है, एन एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट मनी ऑन इन अ बिजनेस इन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ गेटिंग अ रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कोई भी शेयर होल्डर्स होते हैं तो शेयर होल्डर्स अगर किसी कंपनी में किसी फर्म में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो ये उम्मीद रखते हैं कि जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है उस पैसे पर उसको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, यानी रिटर्न का मतलब हुआ कुछ ना कुछ उसको फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा जैसे मान लीजिए उसने 100 रुपये लगाए तो वो पहले से सोचता है कि हमको 1 साल के बाद में इसमें 110 रुपये मिल जाएंगे, यानी कोई भी इंटरप्रेन्योर होता है वो मनी को किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो सोच के करता है कि उसे कुछ ना कुछ उसमें रिटर्न मिलेगा, यानी मुनाफा होगा, यानी कि फ़ायदा होगा। ठीक है, इज मोर देन व्हाट ही वुड गेट फ्रॉम द अल्टरनेटिव एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रॉक, यानी ROCE, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी उसने फर्म में जो कैपिटल लगाई है उस कैपिटल पर उसको कितना रिटर्न मिल रहा है। जिससे मान लीजिए किसी फर्म ने या किसी कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए लगाया तो 10,000 करोड़ रुपए का उसको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब उसको उससे कितना अर्न हुआ, कितना उसने उस पर प्राप्त किया। इसका निकालने का फार्मूला क्या होता है, पैट, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स, यानी पैट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स डिवाइड बाय इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। कहने का मतलब है इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट। DSCR निकालने के लिए क्या करते थे, सेम, और DSCR निकालने के लिए हम क्या करते थे, पैट यानी नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑफ टर्म लोन डिवाइड कर देते थे इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। और इसको निकालने के लिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए इसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस इसमें टैक्सेस को और ऐड कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, मतलब जो लॉन्ग टर्म उसने बारोइंग कर रखी है, लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन ले रखे हैं या लोन के लिए अप्लाई किया है उसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 100 से, तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन एसेट इसके लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे टोटल एसेट से, मल्टीप्लिकेशन 100 करेंगे तो हमारा रिटर्न ऑन एसेट निकल के आ जाएगा। यानी नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, टोटल एसेट से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा निकल करके रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन इक्विटी और इन्वेस्टमेंट, इसको कैसे निकालेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी और इन्वेस्टमेंट, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नेट वर्थ मल्टीप्लिकेशन बाय 100। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक रेशियो को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे और वो आप ज़रूर वीडियो देखने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों।